वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप सबका ज़ेनिथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करता हूँ। और साथियों, हमारा जो लॉ का सीरीज चल रहा है उसमें हम अब आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे एक्ट की तरफ बढ़ेंगे जिनमें विमेंस के प्रोटेक्शन के लिए बात कही गई है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये बैकग्राउंड में इमेज देख पा रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विमेंस के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं उसी में जो सबसे पहला एक्ट है साथियों आपके सिलेबस में, एंड दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के विषय में आज की पूरी क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली ये जो एक्ट है साथियों, हम दो पार्ट्स में इसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो एक्ट पास किया गया था वो बेसिकली 26 अक्टूबर 2006 में पास किया गया था। 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट पास क्या इन्फोर्स कर दिया गया था पूरे भारत में, और इसे कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इट मींस कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है साथियों ये 2005 में आया था, लेकिन इसे इन्फोर्स किया गया था पूरे भारतवर्ष में 2006 में, 26 अक्टूबर 2006। इस एक्ट के ऊपर आगे अगर बात करें साथियों तो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं और इन 5 चैप्टर्स में हमें 37 सेक्शंस को कवर करते हुए चलना है। एक एक सेक्शंस के विषय में हम बात करेंगे, एक एक चैप्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चैप्टर है इस सेक्शन का, चलिए साथियों उससे ही शुरू कर लेते हैं। इस सेक्शन को देखने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं साथियों कि क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, क्या इसमें बताया गया है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप सबका ज़ेनिथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा पार्ट की कोई भी दो पर्सन जिनके बीच में रिलेशन है और वो किसी शेयर हाउस होल्ड में या तो रह रहे हैं या कभी ना कभी रहे हैं, और फ्रेंड्स ये रिलेशन जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है, ये जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो ठीक उसी तरीके से होगा जो हमने एग्रीव्ड पर्सन के बारे में बात की थी। 5 लोगों के बारे में हमने एग्रीव्ड पर्सन में बात की थी। सेम उसी सेंस में ये रिलेशन बनेगा। और इस रिलेशन में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रिलेशन है कॉन्सेंगुइनिटी। द फर्स्ट रिलेशन इन इज कॉन्सेंगुइनिटी। कॉन्सेंगुइनिटी का मीनिंग होता है फ्रेंड्स रक्त संबंध। यहां मैं अगर एग्जांपल लूं, सिस्टर का ले सकता हूं। अगर मेरी कोई बहन है, मैं उसके ऊपर कोई भी वायलेंस करता हूं तो शी विल बी द एग्रीव्ड पर्सन, और हमारे बीच में जो रिलेशन है वो रक्त संबंध का होगा, कॉन्सेंगुइनिटी का होगा। यहां पे स्पाउस होना ही जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन हमारे बीच में ये हो गया। सेकंड रिलेशन हो सकता है फ्रेंड्स शादी का। मेरी अगर वाइफ है, अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं या फिर आपकी वाइफ है, अगर मैं मेरी वाइफ की बात करूं, मेरी पत्नी के विषय में बात करूं, शादी होके आती है, तो जो मेरी रिलेशनशिप उसके साथ होगी तो मैं इसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालने वाला हूं। कॉन्सेग्वेनिटी और मैरिज के बाद अगली जो रिलेशनशिप आएगी डोमेस्टिक, वो रहेगी फ्रेंड्स हमारी विवाह की प्रकृति में एक रिश्ता। और विवाह की प्रकृति में एक रिश्ता और रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को हम लिव इन रिलेशनशिप की तरह समझ सकते हैं। इट मींस अगर कोई गर्ल आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसके साथ भी आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाएगा। इसके बाद अडॉप्शन, आप किसी को दत्तक बना लेते हैं, उसको भी ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में फ्रेंड्स हम इंक्लूड करेंगे। फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, समझिए हमने फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली के बारे में बात की थी। अगर आपके फादर इन लॉ हैं, आपके सिस्टर इन लॉ हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, जो भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके साथ भी अगर आपका रिलेशनशिप होगा तो इसे भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप की एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हम इंक्लूड करेंगे। यहां फैमिली मेंबर से क्या बात आती है, यदि मान लीजिए मिस्टर ए हैं, कोई मिस्टर ए हैं और उनके जो सन है, मिस्टर ए का बेटा है, ये मिस्टर बी है, और मिस्टर बी की वाइफ है मिसेस सी, तो फ्रेंड्स यहाँ मिसेस सी और मिस्टर ए का रिलेशन होगा, ये फादर इन लॉ होंगे और ये डॉटर इन लॉ होंगे।
अगर मिस्टर बी और मिसेस सी अकेले रहते हैं, माइक्रो फैमिली या नैनो फैमिली में रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप बन गया मैरिज वाला। लेकिन अगर ये फ्रेंड्स एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो मिस्टर ए और मिसेस सी के बीच में भी एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। मिसेस सी मिस्टर ए के पुत्र वधू मानी जाएंगी, और ऐसी सिचुएशन में अगर मिस्टर ए जो है वो मिसेस सी के ऊपर कोई भी वायलेंस करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो मिसेस सी एग्रीव्ड पर्सन बन जाएंगी और मिस्टर ए उनके ऊपर वायलेंस करते हुए हमें यह नजर आ रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप यहां बताती है। चलिए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद हम अगली जो डेफिनेशन देखने वाले फ्रेंड्स वो है शेयर्ड हाउस के बारे में। एज आई सेड कि एक भी डेफिनेशंस को यहां छोड़ेंगे नहीं, किसी भी डेफिनेशन को हम इग्नोर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। और जब हमने डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में फ्रेंड्स बात की थी तो एक शेयर हाउस होल्ड के बारे में हमने यहां बात की थी। शेयर हाउस होल्ड क्या होता है, चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं कि क्या मीनिंग है शेयर हाउस होल्ड की, ताकि हमारी एक एक डेफिनेशंस यहां क्लियर होती चले। फ्रेंड्स, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द शेयर हाउस होल्ड, तो मैं एक छोटा डेफिनेशन आपको बता देता हूं शेयर हाउस होल्ड का मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, शेयर हाउस होल्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा घर जिसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कोई पर्सन रह रहे हैं। अब ये घर रेंटेड भी हो सकता है या फिर ओन्ड भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ रहती हैं, तो जिस घर में हम दोनों रह रहे हैं, जिस घर में, जिस हाउस में ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, उस हाउस को, उस पर्टिकुलर हाउस को हम शेयर हाउस होल्ड के नाम से जानेंगे। क्लियर यहां बात यह है कि रिलेशनशिप वाला व्यक्ति किसी न किसी समय एक घर में मौजूद होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्सनैलिटी या फिर एक पर्सन यूएसए में रहता है हमेशा के लिए और उसका हस्बैंड या फिर दूसरा पर्सन है वो कहीं और रहता है। कभी ना कभी वो एक घर में रहे जरूर होंगे, बट यहाँ कंडीशन ये है कि वो घर हो सकता है आपका खुद का हो सकता है आपकी स्पाउस के नाम पे हो, या हो सकता है वो घर जो है आपका, वो जो आपका मकान है वो रेंटेड भी हो सकता है। तो यहाँ शेयर हाउस होल्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि ये मेरा प्री ओन्ड मकान होना जरूरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, रेंटेड भी हो सकता है। अब चलिए इस डेफिनेशन को पढ़ के समझते हैं क्या बताया गया है। शेयर हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन aggrieved lives or at any stage has lived। देखिए, नोट कीजिए एक एक बात को, किसी भी स्टेज पे वो रहा है, कभी भी वो रहा है इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप ईदर सिंगली और अलोंग विद द रिस्पोंडेंट एंड। अब इस एंड के यहां ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है, एंड के आगे हमें और चीजें भी देखनी है इस डेफिनेशन में। बेसिकली इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ये जो हमारा शेयर्ड हाउस होता है वो एक ऐसा हाउस होल्ड होता है जहां पे जो एग्रीव्ड पर्सन है फ्रेंड्स, जिसके ऊपर वायलेंस हुआ है, वो जीवन में कभी ना कभी उसमें रहा है, उस घर में, किसके साथ, रिस्पोंडेंट के साथ। रिस्पोंडेंट क्या होगा अभी इसके ऊपर बात करेंगे। रिस्पोंडेंट वो पर्सन जो वायलेंस करता है किसी एग्रीव्ड पर्सन पे। और एंड के बाद जो हमारा कंटिन्यू हमें देखना है, इसी में हम किस किस को शेयर हाउस होल्ड माने, इसमें इंक्लूडेड है फ्रेंड्स, इंक्लूड सच ए हाउस होल्ड वेदर ओन्ड और टेनेंटेड ईदर जॉइंटली बाय द एग्रीव्ड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट। और देखिए फिर एक और यहां लग गया, इसको भी क्लियर करेंगे। फर्स्ट में ये बता रहा है कि एक ऐसा हाउस जो कि चाहे आपका खरीदा हुआ हो या फिर किराए पर लिया हुआ हो, या तो आपने अकेले ने किराए पर लिया है या फिर जॉइंटली आपने अपने डोमेस्टिक पार्टनर के साथ इसको किराए पे लिया है, तो फ्रेंड्स इसे शेयर हाउस होल्ड की कैटेगरी में हम डालते हैं। चलिए, और के बाद इसमें क्या और डेफिनेशन दे रखी है शेयर हाउस होल्ड की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक ऐसा हाउस होल्ड जो या तो आपने किराए पर ले रखा हो आपके नाम से या फिर आपकी स्पाउस के नाम से, या फिर स्पाउस होना जरूरी नहीं है, आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप जिसके साथ है उसके नाम से। ये सिंगल भी हो सकता है और जॉइंट वेंचर में भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से अगर वो हाउस आपका ओन्ड है, आपने खरीदा है, उसका पोजीशन या उसका टाइटल
या तो हो सकता है आप अकेले का है या फिर आपका दोनों का कलेक्टिवली है, तो इसे भी हम शेयर हाउस होल्ड की कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां तक हम 3 डेफिनेशंस को समझ चुके हैं। जो सबसे पहली डेफिनेशन थी वो हमने एग्रीव्ड पर्सन की देखी थी, एक ऐसी महिला जिसके ऊपर वायलेंस किया जा रहा है या किया गया था। फिर हमने देखा फ्रेंड्स डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में, और उसमें हमने कुछ 5 से 6 चीजों को हमने वहां पर मेंशन किया था। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बाद हमने शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में बात की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज योर रिस्पोंडेंट। अभी तक हमने रिस्पोंडेंट के बारे में कोई बात नहीं की, रिस्पोंडेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। आखिर ये रिस्पोंडेंट होता कौन है? और साथियों, जब मैं रिस्पोंडेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर एक नोट आपको जरूर याद रखना है। हालांकि जब ये एक्ट बना था तब इसमें जो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन जो दी गई थी, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें एनी अडल्ट मेल दिया गया था। जब इस एक्ट को पास किया गया था एंड डेफिनेशन ऑफ एनी रिस्पोंडेंट जो दी गई थी उसमें केवल और केवल किसी अडल्ट मेल को इंक्लूड किया गया था, जो कि बाद में कोर्ट्स के द्वारा चेंज किया गया। और एक नोट इसमें डाला गया कि अडल्ट मेल नहीं, ऐसा कोई भी पर्सन जो वायलेंस करता है किसी दूसरे पर्सन या विमेन के ऊपर, उसे हम रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। अब फ्रेंड्स, ऐसा पर्सन कोई भी हो सकता है। मान लीजिए किसी महिला को उसकी सास परेशान करती है, या तो दहेज के लिए परेशान कर सकती है, डॉरी के लिए, या फिर वो उसे कहती है कि अभी तक तुम्हारे कोई बेबी क्यों नहीं हुआ, बच्चा क्यों नहीं हुआ, संतान उत्पत्ति क्यों नहीं हुई, या फिर उस महिला की कोई लड़की पैदा हो जाती है, इस वजह से उसकी सास उसे बहुत ताने मारती है, टॉन्टिंग करती है। तो साथियों, इस सिचुएशन में उस महिला की सास को भी हम रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में जब ये एक्ट पास किया गया था तो केवल और केवल मेल पर्सन को इंक्लूड किया गया था, वो भी अडल्ट मेल को। लेकिन बाद में जब सिचुएशन सामने आने लगी कि अच्छा अब चीजें ऐसे करने लगे, अब हस्बैंड नहीं पिटाई कर रहा, हस्बैंड की जगह सास पिटाई कर रही है, तो चलो उसे भी इंक्लूड कर दो रिस्पोंडेंट में। तो इस तरीके से ये डेफिनेशंस बढ़ती गई और अब रिस्पोंडेंट में वो सभी लोग इंक्लूडेड होंगे जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं उस महिला के साथ, एग्रीव्ड पर्सन के साथ, और उन्होंने उस एग्रीव्ड पर्सन के ऊपर वायलेंस किया है। चाहे वो हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे हस्बैंड की मदर क्यों ना हो, चाहे उसकी सिस्टर क्यों ना हो, या फिर फादर भी क्यों ना हो, या फिर अगर कोई ब्रदर अपनी सिस्टर के ऊपर कोई वायलेंस करता है तो उसे भी हम रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। चलिए आप इसको एक बार नोट डाउन करें, द डेफिनेशन ऑफ रिस्पोंडेंट। एंड स्टिल वी आर गोइंग इन सेक्शन 2, जो डेफिनेशंस हम यहां कवर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। इसके बाद जो आगे की डेफिनेशंस हैं फ्रेंड्स, वो इतनी ज्यादा यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। फिर भी हमें एक बार गो थ्रू उनसे होना पड़ेगा ताकि हम इस पूरे कंटेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएं। हालांकि ये जो डेफिनेशंस हैं ये ऐसी भी नहीं है कि आप इन्हें अवॉइड कर दें, जब इनका रिलेवेंट सेक्शन आएगा तब वहां इनकी डेफिनेशंस के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं डेफिनेशंस के बारे में। जैसा कि अगली डेफिनेशन जो है वो हमें चाइल्ड के बारे में दे रखी है, कोई बच्चे के बारे में डेफिनेशन हमें दे रखी है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अर्थात 18 साल से कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी पर्सन, उसे हम चाइल्ड मानेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने मोटा मोटा 4 डेफिनेशंस कवर की हैं। द फर्स्ट वन इज योर एग्रीव्ड पर्सन, the second one is your domestic relationship, then we discussed about the share household, and in the end we discussed about the respondent। और रिस्पोंडेंट की जब मैं बात कर रहा था तब मैंने आपको क्लियर किया था कि रिस्पोंडेंट में केवल अडल्ट मेन पर्सन इंक्लूड नहीं होगा। एक्ट जब पास हुआ था तब इसको डेफिनेशन को ऐसा ही रखा गया था, लेकिन बाद में सिचुएशंस के हिसाब से कोर्ट्स ने बार बार जो हियरिंग की, जो जजमेंट्स दिए, वहां से ये चीज समझ में आई कि रिस्पोंडेंट में अडल्ट मेल पर्सन के साथ साथ उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी उस शेयर हाउस होल्ड में रहते हैं,
एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है और उन्होंने वायलेंस किया है एग्रीव्ड पर्सन के ऊपर, तो उसे भी हम रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ये 4 बेसिक आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ कंप्लीट हुई हैं। इसके बाद हम कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। बच्चे के बारे में जो भी पर्सन 18 साल से छोटा है उसे हम चाइल्ड की डेफिनेशन में कवर करते हैं। कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। कंपनसेशन ऑर्डर मींस एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सेकंड। जब सेक्शन 22 या सेक्शन सेकंड पे हम चलेंगे तब वहां कंपनसेशन के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल कंपनसेशन वर्ड सुनकर आपको इतना यहाँ एक लिंक बना लेना चाहिए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसमें हम रेमेडीज या कंपनसेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहरहाल कंपनसेशन को जब सेक्शन 22 आएगा तब कवर करेंगे डिटेल में। एक हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स कस्टडी ऑर्डर। ये भी सेक्शन 21 के तहत इसको कवर करने वाले हैं कस्टडी ऑर्डर को। आप टेंशन ना लीजिए, एक एक सेक्शन को यहां उठा के रखेंगे और एक एक सेक्शन की एक एक बारीक से बारीक बात के ऊपर डिस्कशन होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेक्शन 22 में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 21 में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल वहां इसको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां हमें केवल और केवल ब्रीफ देखना है। एक फ्रेंड्स डेफिनेशन आती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की। ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मींस अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। नोट डाउन दिस थिंग, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसीट ऑफ a complaint of domestic violence from an aggrieved person। एक एग्रीव्ड पर्सन या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर ये वायलेंस हुआ है उससे अगर कोई कंप्लेंट मिलती है और हम इस कंप्लेंट को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में मेंशन करते हैं तो साथियों इसे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप इस डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन करें। चलिए, आपने नोट डाउन की होगी डेफिनेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में फ्रेंड्स हमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझना। मैजिस्ट्रेट के बारे में अगर हमें समझना है तो केवल और केवल उतना समझ लीजिए कि जिस एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस एरिया से रिलेटेड जो भी मैजिस्ट्रेट होंगे उन्हें इस डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ए नाम के एक प्लेस पे कोई वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उस प्लेस से रिलेटेड, उस सिटी से रिलेटेड, उस स्टेट से रिलेटेड जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसे ये जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है इसकी डेफिनेशंस के अंदर कवर किया जाएगा। मजिस्ट्रेट मीन्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और एज द केस में भी, जैसा भी केस होगा उस अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को हम डिफाइन करेंगे। द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिशियन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब ध्यान दीजिए साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर को वर्ड हमने यूज किया है और जब हमने इस एक्ट के बारे में बात करनी शुरू की थी तब हमने ये कहा था कि इसमें हम क्राइम के ऊपर या फिर पनिशमेंट के ऊपर ज्यादा डिटेल में न जाते हुए ये जो एग्रीव्ड पर्सन है इसकी रेमेडीज के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। फिर भी क्राइम हुआ है तो पनिशमेंट तो होनी ही होनी है, तो मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में ये क्रिमिनल प्रोसीजर को हमने इंक्लूड किया है। और द रिस्पोंडेंट रिसाइड्स और द डोमेस्टिक वायलेंस इज अलाइड टू हैव टेकन प्लेस, मतलब जहां पे जो रिस्पोंडेंट रहता है, एग्रीड पर्सन रहता है या फिर जहां पे भी ये वायलेंस हुआ है वहां से रिलेटेड जो भी मजिस्ट्रेट होगा फ्रेंड्स उसे इस कैटेगरी में हम डालते हैं। तो आप क्विकली इस डेफिनेशन को भी नोट डाउन करें, देन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। बिल्कुल आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक डेफिनेशन को लेते हुए चल रहे हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मीन्स सच फैसिलिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड जितनी भी फ्रेंड्स मेडिकल फैसिलिटी होंगी टू बी मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इट मीन्स इस एक्ट के पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी होंगी उन्हें हम इस मेडिकल फैसिलिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लें। एक फ्रेंड्स ये डेफिनेशन यहां इंपॉर्टेंट निकल कर आती है हमारे लिए। दिस डेफिनेशन इज मॉनेटरी रिलीफ।
हालांकि अभी हमने जो मेडिकल फैसिलिटी या फिर जो भी हमने मजिस्ट्रेट या चाइल्ड की डेफिनेशन देखी थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ तक अभी तक नहीं लगी, लेकिन इन्हीं डेफिनेशंस की कैटेगरी में एक जो मॉनेटरी रिलीफ वाली डेफिनेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फ्रेंड्स, मॉनेटरी रिलीफ का और कोई भी मीनिंग नहीं है। मॉनेटरी रिलीफ सिंपली इस बात को बताता है कि जिस महिला के अगेंस्ट ये वायलेंस हुआ है, जो एग्रीव पर्सन है, उसको मॉनेटरी बेसिस पे आप क्या रिलीफ देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करने वाली ये है कि यहां केवल मॉनेटरी रिलीफ उसको इस केस के बाद नहीं, इस केस की हियरिंग के दौरान भी जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इस मॉनेटरी रिलीफ में इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप ये ना सोचिएगा कि केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, जैसे केस का कोई रिजल्ट आएगा तब हम मॉनेटरी रिलीफ देंगे। इस केस के दौरान जो पर्सन है जिसके ऊपर हिंसा हुई है, वायलेंस हुई है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हियरिंग के एक्सपेंसेस या बाकी एक्सपेंसेस, उन्हें भी हम मॉनेटरी रिलीफ में कवर करने वाले हैं। चलिए, आपने नोट डाउन की होगी इस डेफिनेशन को। Again, some more definitions. The next definition is your notification. Notification means a notification published in the official gazette and the expression. क्लियर है? नोटिफिकेशन के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। नोटिफाइड मीन्स नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। जब इनकी बात करेंगे इनके रिलेवेंट सेक्शन में तब डिटेल में इनके बारे में बात कर लेंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में हमें थोड़ी सी यहां बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर संरक्षण अधिकारी डिटेल में बात करेंगे, बट एक बार इसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नियुक्त करती हैं हर एरिया में। वो देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कहां हो रहा है, रिपोर्ट करेंगे। इट मीन्स ऐसे जितने भी ऑफिसर जो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर प्रोटेक्टिव होंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, उन सभी ऑफिसर्स को अकॉर्डिंगली प्रोटेक्शन ऑफिसर की कैटेगरी में डाला जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर मेड इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 18। व्हेन विल स्टडी सेक्शन 18 तो इसके बारे में हम बात करेंगे। Resident order. Resident order means an order granted in the terms of subsection 1 of section 19. section 19 में resident order के बारे में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आपको जानना थोड़ा जरूरी है कि यहां पर ये सर्विस प्रोवाइडर का क्या मीनिंग है। देखिए, सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहां निकल कर आती है कि कुछ संस्थाएं बनती हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाएं होती हैं, ये जितनी भी फ्रेंड्स एग्रीव्ड पर्सन्स होते हैं, इनकी अलग अलग टाइप से हेल्प करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं और इन्हीं संस्थाओं को हम सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 10 में सर्विस प्रोवाइडर के नाम से। शेल्टर होम्स, कुछ ऐसे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहां पर इन एग्रीव्ड पर्सन्स को रहने की व्यवस्था है, इन महिलाओं को, विमेंस को रहने की व्यवस्था है, इन्हें शेल्टर होम्स कहा गया है। शेल्टर होम्स के बारे में अपने आप में एक पूरा डिटेल सेक्शन है और इन शेल्टर होम्स की क्या ड्यूटीज हैं इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आपका सेक्शन 1 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। बेसिकली सेक्शन 1 में चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है और चैप्टर 1 में हमने 2 सेक्शंस देखे हैं अभी तक। फर्स्ट सेक्शन में केवल और केवल इंट्रोडक्शन है इस एक्ट का, जिसमें 3 बातें बताई गई हैं। द फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द एक्ट, द सेकेंड वन इज ये कहाँ तक फैला हुआ है, और थर्ड ये कब से लागू किया गया था। सेक्शन फर्स्ट में हमने बात की चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट में ही फ्रेंड्स जो सेक्शन 2 है वो हमारी डेफिनेशंस को कवर करता है और डेफिनेशंस में हमने कई डेफिनेशंस देखी हैं जिसमें केवल 4 डेफिनेशंस हमारे लिए अभी तक इंपॉर्टेंट हैं। फर्दर आगे जो सेक्शंस आएंगे उसमें और डेफिनेशंस देखेंगे। वो 4 जो डेफिनेशंस है फ्रेंड्स उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीव्ड पर्सन के बारे में हमने बात की, डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बात की, शेयर हाउस होल्ड के बारे में बात की और जो आपका रिस्पोंडेंट है उसके बारे में फ्रेंड्स हमने बात की है।
इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में सेक्शन जो कवर होता है फ्रेंड्स वो है आपका सेक्शन 3। और ये अपने आप में अगर मैं कहूं इस पूरे एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसे हमें बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर को, और खासकर भी इसमें सेक्शन 3 को। चलिए फ्रेंड्स एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। और सेक्शन 3 में फ्रेंड्स डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा के बारे में बात की गई है। घरेलू हिंसा की डेफिनेशन में क्या तो इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। देखिए फ्रेंड्स, इन एक्ट की सबसे खास बात यही होती है कि हमें इनकी डेफिनेशंस को वर्ड बाय वर्ड समझना पड़ता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, हम किसे इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन 3 को, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए। एंड फ्रेंड्स लेट मी बी वेरी क्लियर, हम जब तक ये एक्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि वायलेंस की डेफिनेशन इस एक्ट में तो अलग थी और इस एक्ट में वायलेंस की डेफिनेशन अलग है। बिल्कुल ऐसा लगने वाला है आपको, क्योंकि हर एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस यहां चलने वाली है। तो ये जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, इसको पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल बी कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस केस इट। यहां एक वर्ड है रिस्पोंडेंट। डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग यहां लिया गया है कि रिस्पोंडेंट की इन हरकतों को हम डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में डालने वाले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में डालने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। और ये क्या हरकतें हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उन हरकतों के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या उनके एक्शंस हैं, क्या ओमिशंस हैं, ये क्या कंडक्ट है, कैसा आचरण है उसका, किसका, रिस्पोंडेंट का। भाई वायलेंस की हम बात कर रहे हैं तो एग्रीव्ड पर्सन की के ऊपर तो हम बात यहां करेंगे नहीं, क्योंकि एग्रीव्ड पर्सन के ऊपर तो खुद वायलेंस हुआ है। इसमें हम बात करने वाले हैं रिस्पोंडेंट की किन्हीं हरकतों को हम वायलेंस की कैटेगरी में डालें। और फ्रेंड्स अगर रिस्पोंडेंट की किन्हीं कंडक्ट्स को या हरकतों को हम देखें तो इसे हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके देखेंगे। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में 4 टाइप के वायलेंस हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चारों वायलेंसेस को हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके देखने वाले हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज हार्म। हार्म अर्थात किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना, हार्म के बारे में बात करने वाले हैं। द सेकेंड वन इज हैरास। हैरास का मीन किसी को मेंटली टॉर्चर करना, किसी को भला बुरा कहना, किसी को टॉन्टिंग करना, किसी को ताने मारना, या किसी को किसी दूसरे की वजह से कुछ ना कुछ अपशब्द कहना, अब्यूज करना। तो हमारा हार्म फिजिकली, जब हम किसी को हार्म कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, हैरेस आ गया। और थर्ड कैटेगरी जो इन दोनों में इंक्लूड नहीं होगा उसको हम थर्ड कैटेगरी में डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें कि कितने टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो 4 टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज आपका फिजिकल वायलेंस, सेकंड जो आएगा वो सेक्सुअल अब्यूज आएगा, द थर्ड वन इज योर इमोशनल अब्यूज, और फोर्थ वन आएगा आपका इसमें इकोनॉमिक अब्यूज। इन चारों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को यहां कवर कर लेते हैं। यहां तक चीज हमें समझ में आई, रिस्पोंडेंट की किन्हीं एक्ट को या कंडक्ट को या ओमिशन को हम यहां इंक्लूड करने वाले हैं। कैसे एक्ट या कैसे ओमिशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। हार्म के बारे में अभी हमने बात की थी, पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई को नुकसान पहुंचाता है। आप एक बार इस डेफिनेशन को नोट डाउन करें। हार्म के अलावा हरास किया जा सकता है किसी भी ये जो आपकी विमेन हैं इनको हरास किया जा सकता है ग्रीव्ड पर्सन को रिस्पोंडेंट के द्वारा। और थर्ड वन, इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को ही हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब चलिए एक एक करके ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है
इनके टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस के अगर टाइप की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो डोमेस्टिक वायलेंस में टाइप आएगा दैट इज योर फिजिकल अब्यूज और फिजिकल वायलेंस, मतलब शारीरिक प्रताड़ना या शारीरिक हिंसा के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। शारीरिक हिंसा में क्या क्या चीजें शामिल हैं, एक एक करते हुए इनको समझते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हुए यहाँ चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अग्रीव्ड पर्सन को पीटता है, मारपीट करता है, तो इसे हम फिजिकल वायलेंस की कैटेगरी में डालेंगे। ठोकर मारता है, स्टंबल करता है, लात मारता है, किकिंग की जाती है, पुशिंग धक्का देने की कोशिश की जाती है, धक्का दिया जाता है, स्लैपिंग अर्थात थप्पड़ मारी जाती है तो भी हम इसे इंक्लूड करेंगे। दांत से काटा जाता है तो भी हम इंक्लूड करेंगे। पंचिंग इट मींस मुक्का मारा जाता है तो भी हम इसे डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फ्रेंड्स इंक्लूड करेंगे। एंड एट्थ इज कॉजिंग bodily pain और इंजरी इन एनी अदर मैनर। तो फ्रेंड्स, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे। डोमेस्टिक वायलेंस में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज योर फिजिकल वायलेंस। और फिजिकल वायलेंस में कुछ लिस्ट हमें दे रखी है गवर्नमेंट के थ्रू कि अगर ऐसी चीजें की जाती हैं तो इसे फिजिकल वायलेंस या फिर फिजिकल अब्यूज की कैटेगरी में हम डालते हैं। ये हम शारीरिक हिंसा की कैटेगरी में हम लेकर चलते हैं। ये कुछ लिस्ट है, आप इस लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। मारपीट करना, ठोकर मारना, लात मारना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, दांत से काटना, मुक्का मारना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना। चलिए, आपने फिजिकल वायलेंस को नोट डाउन किया होगा। फिजिकल वायलेंस के बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा रहने वाला है यहां पर आपका सेक्सुअल वायलेंस। अगर किसी महिला के साथ, एग्रीव्ड पर्सन के साथ शारीरिक के अलावा कोई लैंगिक हिंसा की जाती है, सेक्सुअली उसके साथ वायलेंस किया जाता है, तो इसे भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में डालते हैं। और सेक्सुअल वायलेंस में हम 4 चीजों को कवर करते हैं दोस्तों। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर कोई हस्बैंड या फिर लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति रहता है, खासकर ये मेल पर्सन के लिए इंक्लूड किया गया है, वो अपनी फीमेल पार्टनर को फोर्सफुली इंटीमेट होने के लिए कहता है या फिर सेक्स करने के लिए कहा जाता है, तो इसे हम सेक्सुअल वायलेंस में इंक्लूड करेंगे। न केवल फोर्सफुली इंटीमेट होना, बल्कि अगर वो एग्रीव्ड पर्सन को कोई भी टाइप की पोर्नोग्राफी, अश्लील चलचित्र दिखाया जाता है किसी महिला को, अगर आप फोर्सफुली पोर्न दिखाते हैं तो इसे भी सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हरासमेंट में हम इंक्लूड करेंगे, जो कि सेक्सुअल वायलेंस आपका बन जाएगा। इन 2 पॉइंट्स के अलावा अगर किसी भी टाइप से रिस्पोंडेंट किसी एग्रीव्ड पर्सन को सेक्सुअली हरास करता है, उसकी डिग्निटी को लेकर कोई बात कहता है, या फिर और किसी भी तरीके से सेक्सुअली उसके साथ वायलेंस करता है, तो इसे भी सेक्सुअल वायलेंस की कैटेगरी में हम डालेंगे। और 4th में हमारा आने वाला है सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को अगर सेक्सुअल या लैंगिक दुर्व्यवहार बच्चों के साथ किया जाता है, तो इसे भी हम सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल वायलेंस की कैटेगरी में रखने वाले हैं। आप एक एक पॉइंट को यहां नोट डाउन करें। चलिए फ्रेंड्स, सेक्सुअल वायलेंस के बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज योर वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस। दोस्तों, वर्बल या इमोशनल वायलेंस एक ऐसा वायलेंस होता है जो हमें दिखता नहीं है। मारपीट नहीं की गई, सर देख लीजिए बॉडी पे कोई भी निशान नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया गया, आप मेडिकल चेकअप कर लीजिए, कोई आपको प्रूफ नहीं मिलने वाला। फिर हरासमेंट हुआ कैसे, फिर उस एग्रीव्ड पर्सन के साथ वायलेंस हुआ कैसे? तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो डेंजरस वायलेंस है, जो कि होता बहुत है लेकिन नजर नहीं आता। और मैक्सिमम जो सुसाइड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी वायलेंस की वजह से होते हैं। कोई भी एक फीमेल फिर भी फिजिकल वायलेंस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन अगर एक लंबे समय तक किसी महिला के साथ आप इमोशनल अब्यूज करते हैं, उसे इमोशनल वायलेंस उसके साथ किया जाता है, तो एक बहुत ही सीवियर सिचुएशन उसके लिए यहां बनती हुई नजर आती है।
चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, इस इमोशनल वायलेंस या इमोशनल या वर्बल अब्यूज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। द फर्स्ट वन इज इंसल्ट, अपमान करना। बहुत बार आपने अपने घरों में अपने फादर को, आपकी मदर को अब्यूज करते हुए या इंसल्ट करते हुए सुना होगा। तुझे कुछ नहीं आता, तुझे करना क्या आता है। ये सब वर्डिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उस महिला के दिल दिमाग के अंदर इतनी गहराई तक बैठ जाते हैं कि वो डिप्रेशन की ओर जाने लग जाती है। इंसल्ट के बाद अगर आप गालियां देते हैं, अब्यूज करते हैं किसी महिला को, तो वो भी इमोशनल वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। ब्लेमिंग योर कैरेक्टर एंड कंडक्ट एक्सेट्रा, अगर किसी महिला के चरित्र और आचरण पर दोषारोपण किया जाता है। फ्रेंड्स, एक कहावत है कि एक ओछे पुरुष की निशानी क्या है, एक हल्के व्यक्ति या एक हल्के पुरुष की क्या निशानी है, कि जब वो महिला से जीत नहीं पाता, तर्कों के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से जब कोई पुरुष किसी महिला से जीत नहीं पाता, तो उसका सबसे पहला काम यही होता है कि वो उस महिला के चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देता है। एक विमेन के कैरेक्टर को वो जज करने लग जाता है और उसे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी जीत यहां पर होती है क्योंकि मैं लॉजिकली यहां पर ठीक नहीं। तो अगर मेंटली अब्यूज या मेंटल इमोशनल वायलेंस में हम देखें तो किसी भी महिला के कैरेक्टरिस्टिक या उसके चाल चलन पर अगर हस्तक्षेप किया जाता है, कोई उंगली उठाई जाती है। और फ्रेंड्स, यहां एक चीज नोट करें, ये जो चाल चलन पर उंगली या फिर ये जितने भी वायलेंस अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उस महिला का हस्बैंड ही करता हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो डोमेस्टिक रिलेशन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, इंसल्टिंग फॉर नॉट हैविंग बेबी, स्पेशली सन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो एक सोसाइटी है इसमें एक बहुत आम बात है कि अक्सर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। और ये कहने के पीछे इसका रीजन ये है कि शादी हुई है, कोई नई बहू आई है घर पे, तो उसकी जो मदर इन लॉ है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं 2 से 5-10 दिन बाद उसे टॉन्ट करना शुरू कर देती है। 2 से 5-10 दिन बाद, मैंने बहुत छोटी अवधि बोल दी, साल 6 महीने बाद उसे टॉन्ट करना शुरू कर देती है कि मुझे तो लाला चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे पोता चाहिए। अब एक बॉय होना, एक लड़का होना किसी भी एंगल से महिला के कंट्रोल में नहीं होता है और एक फीमेल कभी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, एक मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम बेबी गर्ल होने पर उस फीमेल को ही टॉन्टिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने बेटे को कोई कुछ भी नहीं कहता है। तो अगर आप किसी महिला को एक लड़का होने के लिए कुछ दबाव डालते हैं या फिर कहते हैं, ताने मारते हैं, तो इसे भी हम इमोशनल वायलेंस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक फ्रेंड, बहुत फेमस वायलेंस भी है यहाँ, जो कि लगभग हमारे समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, दहेज प्रथा। डॉरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो केवल हमारे समाज में नहीं, हम कहीं ना कहीं देखें तो दूसरे संस्कृति में, दूसरे समाजों में या दूसरे देशों में भी ये बहुत प्रचलित है। डॉरी सिस्टम में होता क्या है, लड़की से दहेज की मांग की जाती है। अगर उसकी फैमिली कैपेबल नहीं होती है दहेज देने के लिए, डॉरी देने के लिए, तो एंड तक उस लड़की को कहीं ना कहीं एक इमोशनल वायलेंस को फेस करना पड़ता है। साथियों, हमारे समाज में पहले दहेज प्रथा का रूप जो है वो इतना विकृत नहीं था। पहले केवल ये सोच हुआ करती थी कि नव दंपत्ति को एक नई गृहस्थी सेटल करने के लिए हम कुछ सपोर्ट कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस में सपोर्ट था। लेकिन इस कल्चर को हम धीरे धीरे इस तरीके से ले गए कि अब हमें मर्सिडीज चाहिए, अब हमें BMW चाहिए, हम डिमांड करने लग जाते हैं। और जब ये डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हैं तो दहेज न लाने के लिए उस गर्ल को अपमानित किया जाता है, जो कि इमोशनल अब्यूज में कैटेगराइज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग यू, यहाँ यू का अर्थ ये हुआ उस महिला के लिए, अगर आपको रोका जाता है या फिर आपके बच्चे को रोका जाता है, चाइल्ड इन योर कस्टडी, आपकी कस्टडी में कोई बच्चा है, फ्रॉम अटेंडिंग अ स्कूल, कॉलेज और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट,
आपको स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट जाने से या तो आपको या फिर आपके बच्चे को रोका जाता है, तो इसे भी हम इमोशनल अब्यूज या फिर इमोशनल वायलेंस में कैटेगराइज करते हैं। चलिए आप एक क्विकली स्नैप इसका शॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ आगे और बातें करते हैं इसके बारे में। इंसल्ट, टू अब्यूज, ब्लेमिंग योर कैरेक्टर एंड कंडक्ट एक्सेट्रा, insulting for not having a baby, especially एक son, insulting for not bringing dowry system। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसको लेकर समाज में बहुत परिवर्तन आज के दिन देखने को मिल रहे हैं, और डॉरी सिस्टम को लेकर भी खासकर बहुत से परिवर्तन हमें देखने को दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं। चलिए आगे और कुछ अब्यूजेस के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम वर्किंग, अगर आपको नौकरी करने से रोका जाता है कि साहब आप नौकरी नहीं कर सकते, आप महिला हो, महिला जॉब पर नहीं जा सकती, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनल वायलेंस है, इमोशनल आपका अब्यूज किया गया है। इसके अलावा फोर्सिंग यू टू लीव द जॉब, आप अपने जॉब को छोड़ने के लिए आपको जब फोर्स किया जाता है तो ये भी इस वायलेंस की कैटेगरी में डाला जाता है। प्रिवेंटिंग यू और एनी चाइल्ड इन योर कस्टडी फ्रॉम लीविंग द होम, अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हैं तो भी आपके ऊपर रोक लगा दी गई है, या फिर आपके बच्चे को घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है, तो ये भी फ्रेंड्स इमोशनली अब्यूज में इंक्लूड होता है। हालांकि बहुत सिंपल सी बात है कि हम प्रोटेक्शन के नाम पर हमारी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप प्रोटेक्शन के नाम पर अपनी बहन बेटियों को घर में क्यों रखते हैं? आप अपने बेटे को ये संस्कार क्यों नहीं देते कि किसी की बहन बेटी अगर बाहर घूम रही है तो एटलीस्ट हमारे अंदर वो कैलिबर होना चाहिए कि वो लड़की इज्जत के साथ वहां से निकल जाए। आप उस लड़की को रोकने के बजाय अपने बेटे को क्यों नहीं रोकते हैं? इसके ऊपर भी बहुत सी डिबेट्स फ्रेंड्स हम कर सकते हैं। अगर किसी महिला को रोका जाता है, किसी बच्चे को रोका जाता है घर से बाहर जाने के लिए, तो इसे भी इमोशनल अब्यूज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मीटिंग एनी पर्सन, आपको किसी व्यक्ति से मिलने से रोक दिया जाए। सामान्य घटना में आपकी शादी हो चुकी है, उसके बाद आप अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी थर्ड पर्सन से चोरी छिपे मिल रहे हैं, तो साथियों बात अलग हो जाती है यहाँ पर। लेकिन सामान्य घटना में अगर किसी महिला को, बहुत नॉर्मल चीज है, किसी महिला को, किसी फीमेल को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने से रोक दिया जाता है या किसी भी पर्सन से मिलने रोका जाता है, तो इसे भी इमोशनल अब्यूज में कैटेगराइज किया जाता है। इसके अलावा फोर्सिंग यू टू मैरी व्हेन यू डू नॉट वांट्स टू मैरी, अगर आप शादी नहीं करना चाहते फिर भी आपको फोर्स किया जाता है कि आप शादी कीजिए, तो इसे भी इमोशनल अब्यूज में कैटेगराइज किया जाता है। प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मैरिंग अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, आपको आपके पसंद के व्यक्ति से शादी करने से रोका जाता है। आपको कोई लड़का पसंद है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, आपको रोक दिया गया है, प्रिवेंट कर दिया गया है, तो भी इसे डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक कड़वी सच्चाई यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अगर हम बात करें, तो डोमेस्टिक वायलेंस तब माना जाएगा ना जब कोई महिला इसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगी। और हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस को हम यहाँ लिस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, डिबेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, महिलाओं के प्रति सहानुभूति बहुत दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जितनी भी लिस्ट आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आज भी घट रहे हैं, और भविष्य में भी इनके कम होने की संभावनाएं हमें नजर नहीं आती हैं। और मैंने इस एक्ट को स्टार्ट करने में सबसे पहले यही पॉइंट रखा था कि जब तक हमारी सोसाइटी नहीं चाहेगी तब तक ये चीजें नहीं रुक सकती, चाहे हम कानून कितना भी बना लें। क्योंकि कंप्लेंट ही नहीं की जाती, और अगर कंप्लेंट नहीं की जाती तो हमारी गवर्नमेंट ये देखती कि चलो डोमेस्टिक वायलेंस तो हो ही नहीं रहा। रेप के केसेस में भी बहुत बार फ्रेंड्स, बहुत क्या मैक्सिमम टाइम कंप्लेंट्स नहीं की जाती, और गवर्नमेंट जो है वो डेटा पर चलती है। जब कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं होंगी, डेटा जीरो दिखाएगा, इट मींस क्राइम फ्री स्टेट हम बन गए। लेकिन अगर हार्श रियलिटी देखें तो क्राइम्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आज भी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। किसी लड़की को उसके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मना करना, फोर्सिंग हर टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ देयर चॉइस, यहां देयर का मतलब समझिए,
यदि कोई फैमिली अपनी बेटी को कहती है कि हमारी पसंद के लड़के से आप शादी करें, तो ये भी फ्रेंड्स डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूडेड होता है। और आप यहां से समझ सकते हैं कि अभी उस लड़की की शादी नहीं हुई, तो रिस्पोंडेंट उसका हस्बैंड तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, उसके इन-लॉज किसी भी एंगल से रिस्पोंडेंट नहीं हो सकते, तो रिस्पोंडेंट में उसकी खुद की फैमिली यहां इंक्लूड हो गई, उसके माता पिता इंक्लूड हो गए, उसके भाई बहन इंक्लूड हो गए। अगर किसी लड़की को सुसाइड करने के लिए धमकी दी जाए तो भी इसे इमोशनल अब्यूज में इंक्लूड किया जाता है, और अन्य किसी भी प्रकार के साथियों वर्बल या फिर इमोशनल अब्यूज को इसमें कैटेगराइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमने 3 टाइप के या 3 क्लासिफिकेशंस देखे हैं अब्यूज के या डोमेस्टिक वायलेंस के। एक लास्ट जो क्लासिफिकेशन बचता है वो है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। चलिए इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। और जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आता होगा, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में या इकोनॉमिक वायलेंस में महिला के साथ मारपीट नहीं की जाती है, किसी भी टाइप का सेक्सुअली अब्यूज उसे नहीं किया जाता है, यहां भी उसे मेंटली अब्यूज किया जाता है। पैसा देने से मना कर दिया, उसे किसी भी घर के सामान को यूज करने से मना कर दिया कि ये सामान तेरा नहीं है, तू कैसे यूज कर सकती है इसको, या फिर उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाए कि उसे टाइम पर पैसा प्रोवाइड ना किया जाए, उसके लिए कोई फी प्रोवाइड नहीं की जाए। ऐसे जितने भी आइटम्स या जितनी भी चीजें जो एक नॉर्मल एक्टिविटी में उसे यूज करने के लिए फ्रीडम होता है, वो उसे यूज न करने दिया जाए, उसे जॉब ना करने दिया जाए, या जॉब चेंज करने के लिए बोला जाए, जॉब छोड़ने के लिए बोला जाए, या फिर उसकी सैलरी को हड़प लिया जाए, खुद यूज कर लिया जाए। ये जितनी भी वायलेंसेस हैं फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक वायलेंस की कैटेगरी में आते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स वायलेंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। उम्मीद है आप ये इमोशनल वायलेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेट्स बिगिन द इकोनॉमिक वायलेंस। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक वायलेंस में बात करें, एक एक पॉइंट को लेते हुए चलें, तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है हमें नॉट प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यू और द चिल्ड्रन। यहां ध्यान दीजिएगा, आपको हर जगह यू नजर आएगा। यू यहां इसलिए यूज किया गया है कि जितनी भी महिलाएं इस लेक्चर को ले रही हैं या जितनी भी विमेन जो हैं पढ़ रही हैं इस एक्ट के बारे में, कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। तो आपको मना किया गया है, तब समझ लीजिए यहां पर ये वायलेंस हो रहा है, इसलिए यहां इस यू वर्ड को इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। आपको फंड्स देने से मना कर देना, आपको हम किसी भी टाइप का कोई फंड नहीं देंगे, आपका हस्बैंड कह देता है या फिर आपका फादर कह देता है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके पिता या फिर आपके घर में जो भी कमाने वाला मेंबर है वो आपको कह देता है कि हम आपको कोई फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। या फिर अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हो गए, तो आपके हस्बैंड या इन-लॉज आपको मना कर देते हैं, तो ये इकोनॉमिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। नॉट प्रोवाइडिंग फूड, क्लोथिंग और मेडिसिन एक्सेट्रा फॉर यू और फॉर योर चिल्ड्रन। आपको कपड़े प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो फ्रेंड्स इसे भी हम इकोनॉमिक अब्यूज या फिर इकोनॉमिक वायलेंस में कैटेगराइज करने वाले हैं। प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम कैरिंग ऑन योर एम्प्लॉयमेंट, आपको जॉब नहीं करने दिया जा रहा, आपको एम्प्लॉयमेंट में कंटिन्यू नहीं करने दे रहे, कैरिंग ऑन नहीं करने दे रहे, ताकि आप पैसा ना कमा लें। और अगर महिला पैसा कमा लेगी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी तो हमारी सुनेगी नहीं, हमारी सुनेगी नहीं तो हम वायलेंस कैसे करेंगे? उसके पास पैसा होगा, नॉलेज होगी, वायलेंस हम उसके ऊपर कैसे कर पाएंगे? बेहतर है उसे काम मत करने दो, उसे पैसा मत कमाने दो, और हर सिचुएशन में उसे फील कराओ कि तुम इंफीरियर हो हमसे। तो अगर आपको जॉब करने से मना किया जाता है तो ये भी फ्रेंड्स डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक वायलेंस में। आपके जॉब में कोई बाधा डाली जाती है, आपको आपका रोजगार करने में विघ्न डालना, पहली बात रोजगार करने ही नहीं देना, अगर आप रोजगार कर रहे हैं तो उसमें बार बार कोई ना कोई बाधा डालना। और समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत माइनर सी बात है जो कि आपको वायलेंस लगेगा नहीं, लेकिन अगर डेप्थ में आप उतरें तो कहीं ना कहीं ये वायलेंस ही है। एक पुरुष जब कमाता है तो ये उम्मीद करता है कि मैं घर का कोई काम ना करूं,
लेकिन जब एक महिला भी कमाती है, उसके बराबर कमाती है या उससे कहीं ना कहीं ज्यादा भी कमाती है, तो भी हम यही उम्मीद करते हैं कि घर का सारा काम यही महिला करे, ये नौकरी भी करे और ये कमा के भी हमें दे। ये भी एक तरीके का फ्रेंड्स वायलेंस है। अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं और दोनों अर्निंग कर रहे हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर के काम को भी आप डिवाइड करें इक्वली। अगर ऐसा नहीं किया जाता, आपको ज्यादा वर्कलोड दिया जाता है, लोगों को पता है, आपकी फैमिली को पता है, आपके इन-लॉज को पता है कि अभी जॉब जाने का टाइम हो गया, अभी इसका ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, तभी कुछ इमोशनल बात कह दी जाए, तभी आपको कोई नया काम दे दिया जाए, तो ये आपके जॉब में एक तरीके से इंटरफेयर वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अलाउिंग यू टू टेक अप ऑन द एम्प्लॉयमेंट। आपको जॉब शुरू ही नहीं करने दे रहे। आपने पढ़ा लिखा, आपने RS क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपको ज्वाइन नहीं करने दे रहे। ज्वाइन क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि अगर आपने जॉब ज्वाइन किया, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, अगर आपकी सैलरी अच्छी आने लगी, तो यहाँ पे उस मेल को, आपके हस्बैंड को ऐसा फील होने लगेगा कि मैं तो अब इंफीरियर हो गया इसके सामने, और इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते वो आपको जॉब ज्वाइन ही नहीं करने देगा, और ऐसी बातें बनाई जाएंगी कि घर की लक्ष्मी तो घर में रहे तो ही अच्छी लगती है। इसके अलावा और क्या क्या अब्यूजेस या क्या क्या वायलेंस हो सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। टेकिंग योर सैलरी, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा फ्रॉम यू। आपसे जॉब करवाया जाता है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, काम धंधा खुद कुछ करता नहीं है, आपसे जॉब करवाया जाता है, आप जॉब पे जा रहे हैं, मेहनत करते हैं और आपकी सैलरी आपसे छीन ली जाती है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। नॉट अलाउिंग यू टू कंज्यूम योर सैलरी वेजेस। आपको आपकी सैलरी को कंज्यूम करना भी अलाउ नहीं किया गया, तो ये भी फ्रेंड्स डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में, इकोनॉमिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। फोर्सिंग यू टू मूव आउट ऑफ द हाउस यू आर लिविंग। आप जिस घर में रह रहे हैं उसे छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देना। ध्यान रखिएगा, जिस घर में आप रह रहे हैं उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी कि अब आपको इस घर में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने लगेगा, और आपको लगेगा कि मुझे इस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको कोई ना कोई रेंट पे करना पड़ेगा या फिर खुद का कोई घर खरीदना पड़ेगा, जिससे इकोनॉमिकली आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी एक तरीके से इकोनॉमिक अब्यूज में इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि दिखता नहीं है यहाँ पर कि पैसे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमी से रिलेटेड है आपके। द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एसेसिंग और कंज्यूमिंग एनी पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड। घर के किसी सामान को छूने से या घर के किसी सामान को उपभोग करने से रोकना भी फ्रेंड्स आपके एक इकोनॉमिक अब्यूज में आता है। कई घरों में इंसिडेंट होते हैं, खासकर अगर हम ग्रामीण अंचल की तरफ चलें तो मदर इन लॉ है या फिर आपके जो इन लॉज हैं वो कुछ कंज्यूम करें, कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, कोई फ्रूट्स वगैरह, कुछ फल फ्रूट अगर खाते हैं और उसको फिर लॉकअप में लॉकअप मीन्स ताले में ताला लगा के उसको रख देते हैं ताकि आप घर की बहू से यूज न कर पाए, तो ये भी एक इकोनॉमिक वायलेंस है आपके अगेंस्ट। और ऐसा हमारे ग्रामीण अंचलों में आज भी बहुत ये प्रैक्टिस बहुत देखने को मिलती है। नॉट अलाउिंग यू टू यूज क्लोथिंग आर्टिकल्स और थिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउस होल्ड। आपको कपड़े या फिर जो भी आर्टिकल्स है वो यूज करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 4 टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस देखे हैं, 4 क्लासिफिकेशन हमने इसके किए हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था फिजिकल वायलेंस, शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ना आपको दी जाती है। सेकंड वाज सेक्सुअली अब्यूज आपको किया जाता है। द थर्ड वन वाज इमोशनली अगर आपको अब्यूज किया जाता है। और फोर्थ जो है आपका, अगर आपको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अब्यूज किया जाता है, तो इसे भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, यहां तक हमने अभी 2 चैप्टर्स देखे हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सेक्शन देखा, सेकंड सेक्शन देखा। थर्ड जो सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, सेक्शन 3 में हमने ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसकी पूरी डेफिनेशन को यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आगे बढ़ने से पहले अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे करूं कि डोमेस्टिक वायलेंस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
आप एक बार इसे नोट डाउन करें।